सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज 5 प्रमुख फैसले लिए गए हैं, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अशोक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 2025-26 वर्ष के लिए तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, पीएम उज्ज्वला योजना दुनिया में आज सब जगह रिकॉग्नाइज्ड है। इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अशोक जी, उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे घरों में जहां पे पहले परंपरागत तरीके से भोजन पकाने की प्रक्रिया होती थी और धुएं का अंबार लगा रहता था, वहां पे 5 किलो का घरेलू सिलेंडर दिया गया था, जिसमें उपभोक्ताओं को सिलेंडर के साथ साथ गैस का चूल्हा, रेगुलेटर, सुरक्षा नली, ये सब एक बार में मुफ्त प्रदान की जाती थी और उनको कोई भी सुरक्षा राशि भी नहीं देनी होती थी। अगर इस योजना के लिए धनराशि बढ़ाई जाती है तो ये कितना महत्वपूर्ण समझते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और उपभोक्ताओं के लिए? मोदी सरकार ने जो आज कैबिनेट में फैसले किए, वो रक्षाबंधन से एक दिन पहले महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जैसा अभी आपने भी बताया कि एलपीजी सब्सिडी को लेकर जो बहुत बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें अभी मंत्री जी ने भी कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि एलपीजी की ये कीमतों को स्थिर रखने के लिए और जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, लागत पर दबाव है, उसको कम करने की दृष्टि से भी इसमें एलपीजी के साथ ये जो दिया गया है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण फैसला है। और इसका उद्देश्य, जैसे मैं कह रहा था, कि बाजार की कीमत से कम कीमत पर रसोई गैस बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान की भी भरपाई करना है इसका उद्देश्य। तो ये राहत जो दी गई है, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों को मिलेगी। ये कंपनियां ग्लोबल उतार चढ़ाव के बावजूद देश में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखती हैं, जिससे आम लोगों को भी बहुत राहत मिलती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल खरीदने बंद करने का दबाव डाल रहा है और अमेरिकी प्रशासन का कहना है भारत रूसी तेल खरीद कर बाहर बेच रहा है, तो ये जो घोषणाएं हो रही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच घरेलू स्तर पर भी कच्चे तेल की स्थिति और चुनौतियां हो सकती हैं। तो ऐसे हालत में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एलपीजी सब्सिडी को मंजूर देकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जी, सरकार ने के साथ ही साथ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, उनके लिए भी तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है इसकी घोषणा। एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें मध्यम वर्ग के परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। अशोक जी, जिस तरह से मंत्रिमंडल ने फैसला लिया, और क्या इसके मानने के पर्याप्त कारण हैं कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत अपनी घरेलू जरूरतें और घरेलू उपभोक्ताओं को उस तेजी की मार से बचाने के लिए पहले से ही प्रयास करने शुरू कर दिए हैं और उसके उपाय करने शुरू किए गए हैं। इससे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में कितना सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब एलपीजी की सब्सिडी होगी और उसकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, तो जिनको उज्ज्वला योजना के तहत मिलता है और उसके साथ साथ जो उज्ज्वला योजना के बाहर भी हैं, उन सबको इसका जो लाभ हो रहा है वो घरेलू जो बजट है उसको बढ़ने से रोकता है और इसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ता है और महंगाई की दर को भी रोकने में सफलता मिलती है। इसलिए 12,000 करोड़ की सब्सिडी एलपीजी के लिए उज्ज्वला योजना में देने के साथ साथ, जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे
कि जो सरकारी कंपनियां हैं, खास तौर से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनको जो 30,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है वो इसलिए दी गई है कि इनको जो नुकसान होगा ये उसकी भरपाई करने के लिए दी गई है। और 12,060 करोड़ का जो सब्सिडी दिया गया है, ये दोनों को मिलाकर एक ही तरह से देखना पड़ेगा, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं भारत को, उसमें भारत सुदृढ़ होकर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम किसी भी तरह का जो है अंजाम भुगतने को तैयार है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो इसके लिए आज का ये दोनों फैसले मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए महंगाई दर को भी नियंत्रण करने में काफी सहायक सिद्ध होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण फैसले के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च इंप्रूवमेंट टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी 4,200 करोड़ रुपए की योजना का आज ऐलान किया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी क्या घोषणा है। राज्य सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट आए। 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। अशोक जी, इसके लिए कि भारत की जो कार्य कुशलता है या भारत की जो वर्क फोर्स है उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको और सुधारा जाए, इस घोषणा से उसमें कितना बदलाव आता हुआ नजर आता है? देखिए, कुल मिलाकर आज जो घोषणा की गई, जो पैकेज दिए गए, कुल उसके लिए 52,667 करोड़ रुपए थे। उनमें से 4,200 करोड़ की जो मंजूरी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने के लिए दी है। और जैसा मंत्री जी भी अभी बता रहे थे कि इसमें जो राज्यों के लिए भी ये स्पेशल विकास पैकेज की जो मंजूरी है, इसमें केवल ये नहीं है कि केंद्र सरकार करेगी, राज्यों के भी जो इस तरह से शैक्षणिक संस्थान हैं उनको भी। तो ये हमारा जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल है भारत का, भारत के संसदीय लोकतंत्र का, उसको मजबूत करने की दृष्टि से भी ये दिखाता है कि तकनीकी शिक्षा की योजनाएं हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा है और अनुसंधान सुधार के तहत ये 275 तकनीकी संस्थाएं इसमें आएंगी। तो ये जो निर्णय है ये केवल ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के जो संस्थान है उन्हीं को लाभ मिलेगा, लेकिन तकनीकी शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं देश भर में, उन सब के लिए 42 करोड़ रुपए की जो आज मंजूरी दी गई है, ये शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और तकरीबन 100 पॉलिटेक्निक्स, अगर इनको इस तरह की सहायता मिलती है तो इनकी कार्यकुशलता कितनी बढ़ती है, जिससे जैसा आपने भी बताया कि तकरीबन 7.5 लाख विद्यार्थियों को सीधे तौर पर फायदा मिलता है। भारत की जो वर्क फोर्स है उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने में इससे कितनी मदद मिलने की उम्मीद है? देखिए, इन संस्थानों से भी जो लोग निकलते हैं वो भारत का ह्यूमन रिसोर्स है, तो स्वाभाविक है कि जो ये ह्यूमन रिसोर्स आएगा देश के विभिन्न क्षेत्रों में, या तो उससे एक जो विकास है भारत का, जिसको लक्ष्य रखा है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो उस दिशा में ये एक क्वालिफाइड वर्कफोर्स बनेगी, क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर काम करेगा। और इससे और भी जिस तरह से वो स्टार्टअप खड़े करेंगे, तो एक केवल ऐसा नहीं है कि रोजगार देना है, ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे और स्वयं में भी एक तरह से ये लोग जो आगे चलकर देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि आज की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विशेष विकास पैकेज असम और त्रिपुरा के लिए भी किया, इसके बारे में सबसे पहले सुनते हैं। टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। फिर दूसरा है आसाम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के बारे में। तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के साथ। और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे, कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और इंडिजिनस मेडिसिन है, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, इन चीजों पे भी बहुत ध्यान दिया जाए।
अशोक जी, 4,250 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज असम और त्रिपुरा के लिए जो दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 4,250 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के द्वारा इसमें दिए जाएंगे। और जो 4 विशेष इन्होंने बात की है, आपके हिसाब से जो उत्तर पूर्वी हमारे क्षेत्र हैं उनके विकास में कितना सहायक सिद्ध होगा ये पैकेज, और उनके विकास को आगे बढ़ाने में वहां के निवासियों को इसका कितना लाभ मिलता हुआ नजर आता है? पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनके विकास और प्रगति पर लगातार ही केंद्र सरकार की नजर रहती है, और इसीलिए एक मंत्री को विशेष तौर से ये प्रभार भी दिया गया है जो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर नजर रखते हैं। और ऐसा भी मानना है कि ये भी एक योजना है कि हर महीने कम से कम एक केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर का दौरा अवश्य करेगा। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो अभी आज 4,250 करोड़ रुपए का स्पेशल विकास पैकेज की मंजूरी दी गई है, और ये खास तौर से असम और त्रिपुरा के विशेष फोकस किया गया है, तो ये कुल मिलाकर पूरे पूर्वोत्तर है उसके विकास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और इसका मैं समझता हूँ पूरे पूर्वोत्तर में इसका स्वागत किया जाएगा। इस विकास पैकेज से वहां के नौजवानों को या वहां की आबादी को रोजगार पाने में कितनी मदद मिलेगी, शिक्षा पाने में कितनी मदद मिलेगी, और वहां की उनकी जो आय बढ़ाने में कितनी मदद मिलने की उम्मीद है? जब सर्वांगीण विकास का पैकेज आता है तो वो हर क्षेत्र में उसका लाभ होता है, और उसके चलते रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं और लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। सरकार के पास भी जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, जब वो योजनाएं आगे बढ़ती हैं और वहां पर मनी जनरेट होती है तो उस सब के चलते नौजवानों को भी रोजगार मिलता है, उनको खुद स्टार्टअप करने के अवसर मिलते हैं। और ये जो एक धारणा बनी आ रही है पिछले 40-50 साल के राज्य में कि पूर्वोत्तर को जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, वहां के लोगों को लगता है हम दिल्ली से बहुत दूर हैं इसलिए हमारा तो कोई ध्यान रखता नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से नीतियां बन रही हैं, जिस तरह से कार्यक्रम बन रहे हैं और खुलकर पैकेज दिए जा रहे हैं, समझता हूँ कि अब पूर्वोत्तर के लोगों को किसी तरह की अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे लगता है वहाँ के लोगों के लिए ये आर्थिक सुधारों के साथ साथ वहाँ पे पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं घोषणा के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या फैसला किया? हाईवे सेक्टर में तमिलनाडु में मरक्कनम से पुदुचेरी 4 लेन हाईवे 2157 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये कंप्लीट ईस्ट कोस्ट हाईवे है, चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक, ECR कहते हैं इसको। इस हाईवे का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो अभी भी 2 लेन था, वो था पुदुचेरी से मरक्कनम। इसके कारण काफी कंजेशन रहता था, तो पुदुचेरी से मरक्कनम वाला सेक्शन इसका 4 लेनिंग होगा। केंद्र सरकार हमेशा से ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रति प्रयासरत है। जैसा मंत्री जी ने भी कहा कि 2 लेन के राजमार्ग को 4 लेन में बदलना है, और इसका कितना फायदा होगा 2 स्थितियों से मैं जानना चाहूंगा। इससे वहां की ढांचागत सुविधाएं कितनी बढ़ेंगी, साथ ही साथ वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे? देखिए, ये 2157 करोड़ का जो 4 लेन का हाईवे बनाने की जो आज मंजूरी दी है, जो कि 46 किलोमीटर लंबा होगा, और पूरा होने पर यह प्रोजेक्ट कई धार्मिक और आर्थिक महत्व के जगहों को भी ये कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस तरह की कनेक्टिविटी चाहिए दक्षिण में। और जैसा मैं पहले भी पूर्वोत्तर के बारे में कहा कि दक्षिण के राज्यों में भी पहले से बहुत लंबे समय से ये धारणा रही है कि दिल्ली जो है वो हमसे दूर है, दिल्ली हमारी ओर देखता नहीं है। और अब जिस तरह से योजनाएं बन रही हैं, कार्यक्रम बन रहे हैं, सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, तो दक्षिण का भी इस तरह से विकास लगातार हो रहा है। तो जो सर्वांगीण विकास करने की एक योजनाएं हैं, उनमें ये आज का जो 2157 करोड़ का ये 4 लेन हाईवे को पूरा जो मंजूर की गई, मैं समझता हूँ इसका भी दक्षिण के राज्यों में विशेष तौर से पुडुचेरी में इसका स्वागत किया जाएगा। अशोक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आज के फैसलों पे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में